अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 13 का लास्ट लेक्चर और इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस का भी लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। ओके जी, ये है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसमें हम वो सारे इश्यूज़ पढ़ेंगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो सकते हैं, सारी वो डिजीज़ पढ़ेंगे। पहला है कैंसर। अब कैंसर बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। कैंसर की डेफिनेशन है सबसे पहले, अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ द सेल्स इज़ कॉल्ड कैंसर। ओके जी, अब कैंसर जो है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कैसे होगा, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। ओके, सबसे पहले वो कहते हैं अनहेल्दी एयर। अनहेल्दी एयर से मतलब है कि एयर के अंदर जो नॉर्मल आपके एलिमेंट्स हैं या गैसेस हैं उनका कंटेंट ना हो और उनकी जगह ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होता है ऐसी चीज़ें जो कैंसर कॉज कर सकती हैं। ठीक है, अनहेल्दी एयर का मतलब उसने लिया कि स्मोक होगा। स्मोक की अब दो टाइप्स होती हैं। एक स्मोक है आपका स्मोकिंग की वजह से सिगरेट का धुआं, दूसरा स्मोक आ जाता है व्हीकल्स और ऑटोमोबाइल्स का। ठीक है, और तीसरा धुआं अगर कहीं ये तो नहीं होता ना हर जगह हर दफ़ा आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहो जहाँ आग ही जलती रहे और स्मोक ही हो। ज़्यादा आपका डेली बेसिस पे जिधर इनकाउंटर होता है वो स्मोकर से होता है और दूसरा आपका ऑटोमोबाइल से होता है। सही हो गया। और पोल्यूटेंट्स हैं, ऑल द पोल्यूटेंट्स मीन्स all the substances are elements which can harm the health of the organisms। ठीक है, इसमें आ सकते हैं पोलन्स हो सकते हैं, स्पोर्स हो सकते हैं। ठीक है, और भी बाकी चीज़ें जो आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हों वो पोल्यूटेंट्स कहलाती हैं, जिनकी वजह से आपको एलर्जी हो सकती है। लंग कैंसर जो है सबसे ज़्यादा सीरियस डिजीज़ है। कैंसर और कार्सिनोमा जो है ये इसकी डेफिनेशन उसने लिखी कि इट इज़ मिलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ पोटेंशियली अनलिमिटेड ग्रोथ। मैंने आपको कैंसर की भी यही डेफिनेशन बताई, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल्स इज़ कॉल्ड कैंसर। कार्सिनोमा एंड कैंसर का भी उसने ये लिखा। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर बच्चों ट्यूमर की एक सीवियर स्टेज होती है। एक स्टेज आती है ट्यूमर की बेनाइन। हम कैंसर या ट्यूमर के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे पार्ट 2 में। अभी मैंने आपको सिर्फ ब्रीफिंग दी। अच्छा, आपका जो नॉर्मल सेल है उसने मल्टीप्लाई होना होता है माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, जो ट्यूमर सेल होता है ना ये मल्टीप्लाई होता है मेटास्टेसिस के थ्रू। नेक्स्ट लाइन देखें, इट एक्सपेंड्स लोकली बाय इन्वेजन। अगर ट्यूमर सेल या कार्सिनोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया है, कोई किसी भी किस्म का कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको कैंसर कॉज कर सकती है वो आपकी बॉडी में एंटर हो गई, उसने आपकी बॉडी के टिश्यूज़ नॉर्मल टिश्यूज़ को रिप्लेस किया और ख़ुद मल्टीप्लाई होना शुरू कर दिया। ऐसे हो सकता है। या फिर सिस्टमेटिकली, यानी कि अगर कोई चीज़ आप ऐसी इनटेक कर रहे हो कि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन तो वो क्या करेगी, मेटास्टेसिस कॉज करेगी। ये जैसे आपकी बॉडी में नॉर्मल सेल्स के लिए माइटोसिस होती है, वहाँ एक ख़ास सेल के लिए मेटास्टेसिस शुरू हो जाएगी और मेटास्टेसिस की वजह से ट्यूमर बनता चला जाएगा, सेल ग्रो करता जाएगा और जब लास्ट स्टेज हो जाएगी तब कहीं जाकर ये डायग्नोस होगा और लास्ट स्टेज में ही आपको सिम्टम्स नज़र आएंगी कि कैंसर हो रहा है। कैंसर कहता है कि रेस्पिरेटरी पैसेजेस में जाता है और वहाँ जाकर उनको रिप्लेस करता है, यानी कि नॉर्मल सेल्स को, रेस्पिरेटरी ट्रैक के नॉर्मल सेल्स को वो रिप्लेस करेगा और वहाँ ट्यूमर को ले आएगा। ट्यूमर रिप्लेस हो जाएगा किससे, टिश्यू लंग्स हटा देगा और ट्यूमर खुद वहाँ पर एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगा। अब रेस्पिरेटरी पैसेजेस मैंने आपको पहले भी बताया कौन से हैं। आपके नेज़ल है, नेज़ल कैविटी है, उसके बाद लेरिंक्स, फेरिंक्स एंड ट्रेकिया, देन आपके राइट लेफ्ट लंग्स हैं, एल्यूलाई हैं, एयर सैक्स हैं। क्या होगा जब ट्यूमर ने आपको हार्म करना है या आपकी बॉडी में बनना है तो क्या होता जाएगा, आपके एयर पैसेजेस से गुजरेगा और अल्टीमेटली जाकर आपके टिश्यूज़ को, लंग टिश्यूज़ को हटाएगा और ख़ुद एग्जिस्ट करेगा। फिर आपके लंग्स टिश्यू जो हैं वो नॉर्मल होंगे, वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे और उसकी जगह पर ट्यूमर बनना शुरू हो जाएगा। और तो इसका पता भी लास्ट स्टेज में, यानी कि 4th स्टेज पर जाके चलेगा। ओके जी, चांसेस ऑफ लंग कैंसर आर 10 टाइम्स हायर। स्मोकिंग इसका सबसे बड़ा ज़रिया है कैंसर कॉज करने का। और जो लोग स्मोकर्स हैं या नॉन स्मोकर, वो लोग जो स्मोकर के साथ बैठते हैं या उनके इर्द गिर्द स्मोकर्स रहते हैं, उन लोगों को कैंसर बहुत ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंसान के। ठीक है, दो इसलिए आप के लिए यही है एक टिप के या तो स्मोकिंग ना करें, और अगर स्मोकिंग कर रहे नहीं भी कर रहे तो एटलीस्ट स्मोकर से आप अवॉइड करें, उनसे दोस्ती शोस्ती से अवॉइड करें। ओके, एक तो स्मोकर्स को हो जाता है, दूसरा उन लोगों को जो स्मोकर्स के साथ रहते हैं, और तीसरा उन लोगों को होता है जो कंजस्टेड एरियाज़ में रहते हैं। कंजस्टेड एरिया होता है जो कूजी से एरियाज़ होते हैं, तंग तंग से, और वहाँ पर
अल्टीमेटली लाइक मोस्टली कैफ़ेज़ में ऐसा होता है, नेट कैफ़ेज़ में, कि वहाँ एक बंदा अगर स्मोकिंग कर रहा है तो वो स्मोकिंग का जो धुआं है वो पूरे एरिया में फैल जाता है, फिर वो सब उसी एयर में इनहेल करते रहते हैं। तो कंजस्टेड एरियाज़ में ये हो जाता है चांसेस कि आपकी वर्क प्लेस कंजस्टेड हो और उसमें कोई एक शख्स स्मोकर हो, तो इस तरह हो सकता है। या फिर ऐसा हो जाता है कि आपका लाइफस्टाइल, घर बड़े तंग तंग से छोटे छोटे से हैं, उधर भी ये चीज़ें हो जाती हैं। ओह गोश। उसके बाद आता है कि 90% लंग कैंसर जो है वो आपका किस वजह से है? स्मोकिंग की वजह से। तो स्मोकर या स्मोकिंग जो है वो सबसे बड़ा इसका कॉज है कैंसर का, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस, जिसको नॉर्मली टीबी भी कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये डिज़ीज़ कॉज करता है, ये बैक्टीरिया है। ट्यूबरक्लोसिस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खांसी होगी और फीवर होगा और वो सिर्फ लंग्स में होता है, नहीं। ट्यूबरक्लोसिस जो है बैक्टीरिया कहीं पर भी जाएगा आपकी बॉडी में, किसी भी बॉडी ऑर्गन को वो उस पर जाकर ग्रो करेगा, तो आपको टीबी उसी ऑर्गन का हो जाएगा। जैसे कुछ को किडनी का हो जाता है, ठीक है, और कुछ को लीवर का हो जाता है, लीवर टीबी हो जाता है, ठीक है, कुछ को किडनी टीबी हो जाता है, कुछ को लंग्स टीबी हो जाता है। तो यहाँ पर उसने लिखा है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का मतलब है कि लंग्स का टीबी। लंग्स का टीबी जो है वो क्या करता है, उसमें आपको कफ़ होती है और फीवर होता है। कफ़ मतलब खांसी है, फीवर मतलब बुखार हो जाता है। नॉर्मली ये गरीब लोगों में होता है जिनकी मेल न्यूट्रिशन होती है। मेल न्यूट्रिशन का मतलब है ऐसे लोग जो प्रॉपर अपनी डाइट नहीं ले पाते, ठीक है, उनकी खुराक में वो सारे एलिमेंट्स, वो सारी चीज़ें नहीं होती जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है, उनको हो जाता है, ठीक है। ओके जी। या उनकी लिविंग कंडीशन फैसिलिटेट, फिर क्या होगा, चूँकि वो अंदर से वीक हैं, इंटरनल उनका बॉडी सिस्टम जो है बहुत वीक है, फ्रेजाइल सा है, तो वो बाहर के किसी भी बैक्टीरिया वायरस को अलाउ करेगा कि आए उसे हार्म कर जाए। ये बात भी बच्चों याद रखना। अगर आप इंटरनली हेल्दी हो, आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बैक्टीरिया वायरसेस आपको अटैक नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ आपने अपनी डाइट के लिए कंप्रोमाइज़ किया, अपनी हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ किया, आप अवेलेबल हो अपने इन्वायरमेंट के किसी भी किस्म के बैक्टीरिया और वायरस के लिए कि वो आए और आपको तकलीफ़ पहुँचा जाए, ठीक है। ऐसे ही कहता है माइकोबैक्टीरियम को मेल न्यूट्रिशन, यानी कि जो लोग इंटरनली वीक हैं, उनकी बॉडी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं पूरे होते, तो बैक्टीरिया उनको अटैक करता है और बीमार कर देता है। कहता है ये क्योरेबल है एंड कंटेजियस डिजीज़ है। क्योरेबल के काबिल इलाज है। कंटेजियस का मतलब है बच्चों के ये एक शख्स से दूसरे शख्स को लग जाती है। एस्थमा, एस्थमा बच्चों जिसको आप दमा कहते हो, एस्थमा जो है हमारी तीसरी डिज़ीज़ है। अच्छा जी, ये रेस्पिरेटरी की डिज़ीज़ है। 100% एस्थमा आपकी लंग्स के अलावा कहीं और नहीं होता, ना ही ये वायरल डिज़ीज़ है। इसमें क्या होता है, सीवियर पैरोक्सिम्स का मतलब है कि फिट्स पड़ते हैं, मतलब दौरे पड़ते हैं सीवियर किस्म के, ऑफ डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेने में एकदम से सांस उखड़ जाता है और सांस लेने में बेतहाशा प्रॉब्लम होती है। और ये हर वक्त नहीं होता, कभी मतलब पूरे टाइम में बैठे बैठे अचानक से दौरा पड़ जाएगा और सांस से उस शख्स का उखड़ जाएगा। फिर कहता है वी रीअकरेंस ऑफ अटैक एट मोर और लेस फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। कहता है रीअकरेंस का होता है कि बार बार अटैक्स आते हैं। एट मोर और लेस फ्रीक्वेंट इंटरवल्स का मतलब है कि थोड़े या ज़्यादा टाइम के बाद। इंटरवल्स का मतलब है लम्हात या वक्फे के बाद, ठीक है। ओके जी, विद रीअकरेंस ऑफ अटैक एट मोर और लेस फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। ओके, ये ब्रीदिंग का इशू आ जाता है आपके साथ। उसमें इसके सिम्टम्स क्या होती हैं, किस वजह से ये हो सकता है, आप एलर्जी को, अस्थमा जो है ये एलर्जी है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन है, कैंसर आपकी डिज़ीज़ है, ठीक है। तो ये आपने 3 अपने डिसऑर्डर्स याद रखने हैं। कैंसर इज़ डिज़ीज़, ट्यूबरक्लोसिस इज़ द इन्फेक्शन, अस्थमा इज़ एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। आप एलर्जिक हो पोलन से, यानी कि जब फूल खिलते हैं, बाहर का मौसम आता है, तो पोलन्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड करते हैं। आप उस एयर में इनहेल कर रहे हो, सांस ले रहे हो, तो पोलन्स आपकी बॉडी में गए और आपको अस्थमा स्टार्ट हो जाता है। स्पोर्स हैं वही बैक्टीरिया और वायरसेस एंड फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं, सिस्ट फिर रही है, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर में ही होता है। ऐसा आप कह लें ड्राई मौसम, जैसे अभी सर्दी है, सर्दी में कुछ लोगों को सांस उखड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक्सट्रीम गर्मी हो, ठीक है, बड़ी ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट होता है, भी बैक्टीरिया अपने आप को स्पोर्स और सिस्ट में बंद कर लेते हैं। तो इन 2 कंडीशंस में जब कंडीशंस जो हैं बहुत ज़्यादा सीवियर होती हैं, पीक पे होती हैं, तब अस्थमा के अटैक होते हैं, या बाहर में जब पोलन्स निकले होते हैं।
देखिए उसने लिख दिया कोल्ड यानी सर्दी में, ह्यूमिडिटी होता है जब नमी होती है, जैसे बरसात का मौसम होता है ह्यूमिडिटी होती है, और पोल्यूशन है जब वो स्मोक एरिया के अंदर या फिर ट्रैफिक के धुएँ को वो इनहेल कर लें तो वो सूट नहीं करता ऑब्वियसली, तो उन्हें अटैक आ जाता है। विच मैनिफेस्ट कहता है जो हेल्प करता है, इटसेल्फ बाय स्पैस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होता है सीवियर किस्म की कॉन्ट्रैक्शन होती है ऑफ स्मॉल ब्रोंकियल ट्यूब, यानी कि आपकी लंग्स के अंदर जो जाने वाली एयर सैक तक जाने वाली जो ट्यूब्यूल्स हैं उनको हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स, और वो ब्रोंकियल ट्यूब्स जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उनका रास्ता तंग हो जाता है और क्या हो जाता है कि सांस लेने में दुश्वारी होती है। ठीक है, ओके। अस्थमा जो है ये रिजल्ट्स इन रिलीज़ ऑफ इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स, जब आपको अस्थमा होता है तो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं बॉडी में जो आपके जो है सीवियर किस्म की इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग कॉज करते हैं, और उन केमिकल्स का नाम है हिस्टामीन, जो कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में होती हैं, दैट कॉज सीवियर कंट्रैक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल, जिसकी वजह से लंग्स की जो हैं वॉल्स वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं। रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, अब पिगमेंट्स हैं बेसिकली, पिगमेंट का मतलब होता है कलर्स। कौन से हैं ऐसे, दो तरह के हमने पढ़े, एक हीमोग्लोबिन है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कंबाइन करता है वो ऑक्सीजन के साथ, फ़ौरन से ब्लड का कलर चेंज हो जाता है और वो ऑक्सीजन कैरियर के तौर पर काम करता है। पिगमेंट कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड इंक्रीज़ द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड की, जब वो पिगमेंट बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन के साथ तो वो ऑक्सीजन की ब्लड को अलाउ करता है कि अपनी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इन्हांस करे। हीमोग्लोबिन सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटीन है जो कि सारे एनिमल्स प्लस ह्यूमन के अंदर होती है। ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इन्हांस करती है 75 टाइम्स। ठीक है, ये बच्चों इस टॉपिक के अंदर आपसे 100% MCQs पूछे जाएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा लंग्स कैपेसिटीज़, उसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सही है। फिर दूसरा है आपके पास मायोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन लाइक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये मसल्स के अंदर मोस्टली होता है। मायो का मतलब होता है मसल्स, और ग्लोबिन्स मतलब वो जैसे हीमोग्लोबिन है, हीम का मतलब आपके पास क्या आ गया ब्लड, और यहाँ पे मायो का मतलब है मसल्स, ये मसल्स के अंदर होती है। ओके, इट सर्व एज द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन फ्राम हीमोग्लोबिन टू एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ मसल सेल्स। अब हीमोग्लोबिन ने ब्लड में जाकर स्प्रेड करना होता है, ऑक्सीजन को पूरे हर सेल को देना होता है। अब मसल्स तक जाने के लिए मायोग्लोबिन वहाँ प्रेजेंट होती है। मायोग्लोबिन अटैच कर हो जाती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन लेकर वो मसल्स को दे देती है। ठीक है, मायोग्लोबिन का आगे स्ट्रक्चर कैसा है, ये मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें बच्चों, ये 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है जो एसोसिएट होती है आयरन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर से। ठीक है, विच कैन बाइंड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से अटैच होती है। चूँकि आपके सेल्स को हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, मसल्स को मायोग्लोबिन देती है, तो मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की जो और कंबाइन करने की एफिनिटी होती है, यानी कि सलाहियत होती है, वो हीमोग्लोबिन से काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। आगे आता है लंग कैपेसिटीज़। लंग कैपेसिटी का मतलब है कि हमारे लंग्स में एयर जो है या ऑक्सीजन कितना मैक्सिमम कितनी रह सकती है। ठीक हो गया। ओके, इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग व्हेन द लंग्स आर फुली इन्फ्लेटेड, यानी इन्फ्लेटेड का मतलब है हवा से फुली भरे होते हैं, तो हमारे लंग्स के अंदर जो कैपेसिटी होगी वो 5 लीटर्स होगी, यानी 5 लीटर मैक्सिमम हमारे लंग्स जो हैं वो ऑक्सीजन को ले सकते हैं। जैसे हम इनहेल करेंगे तो हम मैक्सिमम 5 लीटर एयर ले सकते हैं। ठीक है, जब हम सो रहे होते हैं तो सिर्फ हम हाफ़ लीटर लेते हैं, हाफ़ लीटर। आप सोच लें 1.5 लीटर हम सिर्फ एयर अपने लंग्स के अंदर ले जा सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इनसाइड द लंग एंड एक्सपेल्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारा सिस्टम थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो हम 3.5 लीटर एयर इनहेल करते हैं और उसको एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है, टोटल जो वॉल्यूम हमारे बॉडी के अंदर रह जाता है वो होता है 1.5 लीटर का, इवन ड्यूरिंग एक्सरसाइज विच कैन नॉट बी एक्सपेल्ड आउट। इसको ज़रा ध्यान से सुने। आपके लंग्स की कैपेसिटी है 5 लीटर। ठीक है, जब आप सो रहे हो तो आप हाफ़ लीटर इन 0.5 लीटर इनहेल करते हो। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो आप 3.5 लीटर करते हो। 1.5 लीटर एयर ना तो बाहर निकलती है ना ही अंदर मतलब आपको तंग करेगी, वो आपकी बॉडी में हमेशा रहती है 1.5 लीटर, ये एक्सपेल्ड आउट नहीं होती कभी भी।
जब आप सो रहे होते हो आप इनहेल और एक्सहेल करते हो 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में आप 15 से 20 दफ़ा सांस लेते हो जब सो रहे हो आप, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्रीदिंग रेट चूँकि हमारा राइज़ हो जाता है, हम 30 टाइम्स पर मिनट लेते हैं, ठीक है। तो आप ये सोच लें कि अगर आप बैठे हो, आप एक्सरसाइज नॉर्मल, हम एक्सरसाइज का मतलब है कि आपने रनिंग की है, जॉगिंग की है, आपने बॉडी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा की है, तो आपकी ब्रीदिंग जो कैपेसिटी है वो इन्हांस हो जाती है। रेस्ट फेज़ में आपकी बॉडी सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 20 दफ़ा सांस ले रही है, मतलब ऑक्सीजन बहुत कम आपकी बॉडी में होती है ड्यूरिंग रेस्टिंग। The increased rate and depth of the breathing during exercise allows more oxygen। ज़ाहिर है जब आप ज़्यादा हार्श एक्सरसाइज कर रहे हो या बस एक्सरसाइज ही कर रहे हो तो आपकी बॉडी मैक्सिमम ऑक्सीजन को इनटेक करती है, वो फिर आपके ब्लड में जाती है, ब्लड से आपके मसल्स में जाती है, मसल एक्टिविटी तेज़ हो जाती है और आप मैक्सिमम हेल्दी रहते हो। Extra carbon dioxide which the muscles puts into the blood is removed by deep and fast breathing। ठीक है, आपको पता है एक्सरसाइज करने वाले लोग बड़ी तेज़ी से सांस लेते हैं और बड़ा गहरा सांस ले रहे होते हैं, उनकी हर मसल का हर पोर्शन को सेल के और मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल जाती है, तो उन्हें नॉर्मल हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते। देयर इज़ अ लिटिल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड exhaled air during rest or exercise in most of the constituents of air। यार इसका मतलब है बच्चों, ऐसे ही करती हूँ। ओके बच्चों, नेक्स्ट लास्ट स्लाइड देखें। इसकी नाइट्रोजन जो है 79% होती है, इन जो आप बॉडी से निकालते हो वो भी 79% होती है, ठीक है। इनहेल करते हो आप 79 और उसको एक्सहेल भी आप 79 करते हो। इसका बॉडी में यूज़ नहीं होता, जितनी ये बॉडी में जाएगी उतनी बाहर आ जाती है। और ऑक्सीजन आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, इसलिए आप उसको 21% इनहेल करते हो, 16% आप उसको एक्सहेल कर देते हो, जो बाकी रह जाती है बॉडी के अंदर वो आपका ब्लड यूज़ कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में भी 0.04% होती है और आपकी बॉडी को भी उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो आपकी बॉडी डबल उसको बाहर निकालती है, यानी 4% आप बाहर निकालते हो और 0.08% आप उसको इनहेल करते हो, ठीक हो गया। और वाटर वेपर्स जो होते हैं वो इनकी भी वेरिएबल होती है अमाउंट के, कितनी आप इनटेक करते हो, वो डिपेंड करता है आपका इन्वायरमेंट कैसा है। सैचुरेटेड का मतलब है आपकी बॉडी के अंदर जो है वो जैसे वो बाहर निकलेगी यहाँ वो सैचुरेटेड होगी या नहीं होगी। ये रेस्पिरेशन के ज़रिए पैदा होती है, मॉइस्चराइज़र होती है, इवेपोरेट हो जाती है मॉइस्चराइज़र के थ्रू, ठीक है। आपकी जो एल्यूलाई की सरफेस है वो इसको इवेपोरेट कर देती हैं, यानी बुखारात में तब्दील कर देती हैं, इसलिए इनका वॉल्यूम वेरिएबल होता है। बस यही लेक्चर है, कोई बात हुई तो पूछ लेना आप। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।